तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमएमसी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा हक वापस दो, हमारा हक वापस दो, हमारा हक वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। पूरे बैग लेने जा रही है। दो बड़े देखिए, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर साइंटिस्ट और टीचर्स जो हैं सड़कों पर उतर चुके हैं नई दिल्ली की, और यहाँ पर जो है विशाल धरना इनका चल रहा है। आइए जानते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं। सर, मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन मैत्रा है। मैं नेशनल एमएससी मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं और 1960 के दशक से जो साइंटिस्ट हैं उनको एज ए टीचर्स रखा जाता है। वो पढ़ाते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और हम पढ़ाते हैं बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट को जो पहले और सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है। ये क्लिनिकल सब्जेक्ट्स नहीं है, दीज आर नॉन क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। बट एनएमसी जो है वो आने के बाद उसने सडनली ये इसमें जो टीचर्स की जो भागीदारी थी साइंटिस्ट की उसको कम कर दी और 2 सब्जेक्ट में बिल्कुल ही बंद कर दिया, ज़ीरो हो गए। इससे एक बहुत बड़ा नौकरी में खतरा आ गया, करीब 5,000 से 7,000 लोगों की, जो कि वेल क्वालिफाइड हैं, जो अपने अपने फील्ड में पीएचडी कर चुके हैं या मास्टर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि सपोज़ कोई किसी को भी ले लीजिए जो मिडिल एज है, जो आज अपने कैरियर के बीच में है, उसकी अगर नौकरी ना रहे तो वो कैसे चलाएगा अपने फैमिली को? वो आदमी क्या करेगा? अभी जो लोग, इनका जो कानून है ये कहता है कि आप जहाँ पे हो आप वहीं पे रहो, वहाँ से अगर आप कहीं और जाने की कोशिश करोगे तो आपको नई नौकरी नहीं दी जाएगी। मैं अपने ही देश में एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने में सक्षम हूँ और दूसरे मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। ऐसे कैसे हो सकता? मैं क्यों नहीं दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ा सकता? इससे मतलब जहाँ उसने स्टडी की है वो वहीं पढ़ा सकता है? ऐसी बात नहीं। जैसे मैं एक कॉलेज में काम कर रहा हूँ तो वो जब मैं इस कॉलेज, मुझे ये कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मानिए कि मुझे दूसरे कॉलेज में ज्वाइन करना है। हम आप सभी अपने अपने कैरियर में नौकरी बदलते हैं क्योंकि हमें कुछ अच्छा मिलता है आगे जाने के लिए, ग्रोथ मिलता है, सीधी बात। तो यहाँ पे वो उस ग्रोथ का ऑप्शन ही नहीं रहेगा। आप दूसरे कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर सकते हो। जहाँ हो, इस कानून के आने के बाद आप कहीं नहीं जा सकते हो। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें पाबंदी लग जाएगी। नए लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, ये लोग इन लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अचानक से इसको बंद कर दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा ये बच्चे बाहर निकल के क्या करेंगे? क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो एक स्पेशल कोर्स है। ये ब्रिज करता है मेडिकल साइंस को साइंस के साथ। बेसिकली जो साइंटिस्ट यहाँ पर आए हैं वो कहाँ से हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे पूरे देश से लोग आए हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, चाहे आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, चाहे तमिलनाडु ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, कोई भी स्टेट, आप उस स्टेट का नाम बोलिए और यहाँ पे हमारा मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हम सारे देश से आए हैं। आज आप जो मेमोरेंडम भी सौंपेंगे, किन्हें सौंपने आए हैं? देखिए, हम ये मेमोरेंडम ऑब्वियसली हर्षवर्धन जी के लिए ले आए हैं और हम हर्षवर्धन जी को ये ज्ञापन देना चाहते हैं और हम उनको बताना चाहते हैं कि जो एमसीआई की पुरानी जो रूल्स थी उसको लागू किया जाए, कि कम से कम 30% हर डिपार्टमेंट में रहे और बायोकेमिस्ट्री में जैसे पहले जैसे था 50% वही चीज़ वापस आए, और एक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स दोनों रहे, दोनों मिलके ही इस मेडिकल एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें से अगर आप एक को हटा दोगे तो वो मेडिकल साइंस पूरा नहीं होगा। मेडिसिन और साइंस मिला के मेडिकल साइंस होता है ना। आप साइंस को बिल्कुल दरकिनार करना चाहते हो और सिर्फ पहले साल से बच्चों को आप सीधा पढ़ाना चाहते हो कि ये बीमारी है, वो बीमारी है। ऐसा नहीं होता, और पूरे विदेश में ऐसा नहीं होता। पूरे दुनिया में एमएससी पीएचडी जो साइंटिस्ट होते हैं या टीचर्स होते हैं वही पढ़ाते हैं बेसिक साइंसेस। आप किसी भी देश में जाके देख लीजिए। अगर आपकी ये सुनवाई नहीं होती है तो आप लोग आगे कुछ और है, आप लोग की रणनीति, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम कानून के पास गए हैं, इसको लेकर हमारा एक केस चल रहा है इस कानून के खिलाफ। इसके साथ साथ ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि इसकी सुनवाई हो और इन चीज़ों को सुधार दिया जाए कि ये सब करना ना पड़े। और अगर ये मांगें पूरी नहीं हुई तो हम आगे फिर से ऐसे ही प्रदर्शन की और बड़े पैमाने में प्रदर्शन की बात सोचेंगे। ठीक है, इसी के साथ परिचय। मेरा परिचय है, मैं डॉक्टर पाणी हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एनाटॉमी सब्जेक्ट का। मेरा कहने का मतलब ये है
यहाँ पे इतने सारे वैज्ञानिक लोग जो हैं वो अपने ओहदे को खुद से कम कैसे करें, ये असंभव है। क्योंकि एक बार कोई आदमी मेडिकल सब्जेक्ट में पढ़ाई करके यहाँ तक आता है बहुत मुश्किल से, जो कि 6-6 साल 10-10 साल है, एनाटॉमी सब्जेक्ट मान लो, MSc 4 साल का, PhD 6 साल का, अपना ज़िंदगी पूरा त्याग देता है इसी सब्जेक्ट में। एंड दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स ऑफ द मेडिकल साइंस। यहाँ तक जो बंदा आया है आज तक, जो यहाँ तक पहुँचा है, वो सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस इशू है कि वो अपना लाइफ का इतने सारे चीज़ करके यहाँ तक आया भी है, इस लेवल तक संघर्ष करके इस लेवल तक, जो कि हकदार है क्लास 1 गेजेटेड पोस्ट पाने के लिए। जब भी एक आदमी क्लास 1 गेजेटेड पोस्ट पा जाता है, उसको अगर डिप्लीट करके करोगे तो क्या क्या ये सब्जी बेचेगा? वो तो नहीं, या दुकान करेगा, कैसे कर पाएगा? तो ऐसा मत करे। सरकार को मेरा अनुरोध है, जो प्रीवियस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आरक्षण का सीट का जॉब का आरक्षण जो था 30% इन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बाकी 50% इन बायोकेमिस्ट्री, वही चीज़ को सुरक्षित रखे। अगर आपको लगता है कि जॉब की स्कार्सिटी है तो कोर्स को बैन कर दे, लेकिन जॉब को और स्टूडेंट को बैन मत करे, और उनको वही ओहदा दे अगर अग्रिम 50 साल तक, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो। आगे से आप करें वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अग्रिम 50 साल तक इसको एक्सप्लॉइट मत करें। रूल्स रहे लेकिन माध्यम अलग हो। माध्यम अलग हो। प्रॉब्लम हुआ था नेशनलाइज प्रॉब्लम कोविड इशू के, तो जो साइंटिस्ट लोगों ने जो इसको डिस्कवरी की, कौन किया? यही MSc PhD साइंटिस्ट जो ICMR में कार्यरत है, उन्हीं लोगों ने तो किया। अगर ये लोग इतना लेवल तो करते हैं तो उनका ओहदे में इतना डिप्लीशन क्यों? उनका ओहदे में इतना डिप्लीशन क्यों? इस बात को सरकार सोचे। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, जिस तरीके से आप लोगों के साथ समस्याएं आ रही हैं, ऐसा लगता है कि अब विदेश जाने के लिए क्या वो नहीं? देखिए, यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन मेरे को की, विदेश जाना उसका उत्तर नहीं है। उसका उत्तर यह है, इसी देश में हम लोगों को उतना ओहदा दी जाए और मेडिकल एजुकेशन ऑफ सिस्टम को डेवलप की जाए। इट इज शुड बी ए इंटीग्रेटिव स्टडी ऑफ द डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट, कोलैबोरेटिव स्टडी। तो मेडिकल कॉलेज पूरा स्ट्रांग हो। विदाउट रिसर्च लैब मेडिकल कॉलेज को परमिशन ना दी जाए, और उतना आरक्षण, सीट का आरक्षण रखी जाए जो कि प्रीवियस अमेंडमेंट में था। ये हमारा डिमांड है। और मैडम, जहाँ जहाँ भी वैक्सीन तैयार हो रहा है, इंडिया में रहो या अब्रॉड, कोई भी कंट्री का नाम लीजिए, वहाँ MSc PhD ही लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और वो जो पब्लिसिटी जो कर रहे हैं ना, बाकी लोग कर रहे हैं। इनका ना कोई साइंटिस्ट का नाम ले रहा हो रहा है। MSc PhD एग्जैक्टली वर्क जो कर रहे हैं तो MSc PhD लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और पब्लिसिटी आपने खुद कर रहे हो लोग। वही बात होगी ना, कुआं किसी ने खोदा और पानी कोई पिया। या पॉलिटिकल लोग इस बात को ट्विस्ट कर रहे हैं कि हमने किया, अपना पार्टी को रुतबा दिखाने के लिए। एक्चुअली वर्क जो लैब में करते हैं, MSc PhD माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का इंटीग्रेटेड एफर्ट है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिल रही। आज के तारीख में भी कोई लैब नहीं है इंडिया में, प्रॉपर लैब अपॉइंटमेंट। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि मेडिकल कॉलेज में रखा जाए तो MSc को लैब में अपॉइंटमेंट करो, उनको उतना लेवल का सैलरी देके आज के तारीख में डेवलपमेंट करो। आज के तारीख में भी आप कोविड लैब जहाँ जहाँ चल रही है इंडिया में, वहाँ के नोडल ऑफिसर 70% से ज्यादा PhD होल्ड रही है। तो क्यों दिया? नहीं है, क्यों दिया उनको? क्यों दिया पोस्ट? इसी वजह से लगता है कि अब जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, विदेश जा रहे हैं। इतनी समस्याएं हैं भारत के अंदर। हाँ, ये देखिए, विदेश जाना कोई बुरी बात नहीं है। You can go to, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप क्या करोगे? No. That is not the answer. You can go to abroad for higher study, but when the matter of country is concerned, you are supposed to work here. You have to give your life service to your country, first of all. Second thing, what is the level of education in abroad? That should be equal and give same opportunity in our country, जो कि नहीं हो पा रहा है। मेरा उद्देश्य ये कहने का है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उतना फैसिलिटी हम लोग को नहीं दी जा रही है, साइंटिस्ट लोगों को। तो ये दी जाए सरकार से, हमारा रिक्वेस्ट है। और ये जो प्रीवियस अमेंडमेंट है उसको बराबर रखी जाए। यहाँ जो डिग्री लेता है इंडियन कोई भी स्टूडेंट, जो यहाँ पढ़ के, जो यहाँ लोगों को उनकी वैल्यू नहीं है, जो अब्रॉड जाते हैं तो कितना तो फैसिलिटी देते हैं लोग, क्यों देते हैं?
क्योंकि इनका इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं है, है, इसीलिए तो जाते हैं ना। इंडियन में दी जाए प्रॉपर्टी वो है। चीज़। वही उसके बावजूद अगर जाना चाहते तो जाए, किसी को मना नहीं है, लेकिन इंडिया में भी उतना लेवल ऑफ एजुकेशन को डेवलप की जाए। वही मेरा कहना है सर, अगर आप लोगों को सुविधा मिलेगी तो आप क्यों जाओगे विदेश? जैसे गवर्नमेंट बोलते हैं कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है रूरल एरिया में भेजने के लिए, जो आप ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में आप एमडी करवाते, जो एमबीबीएस इतने करोड़ खर्चा करके पढ़ते हैं, फिर उसको आप क्लिनिकल में ना भेज के इसमें क्यों दे रहे हो इसको? उनको बोलो ऐसा रूल बनाओ ताकि जो डॉक्टर डिफिशेंस है हमारे कंट्री में कि अराउंड सर 2000 और कितने पे है शायद कि 1 डॉक्टर है पेशेंट पे, तो उसको फुलफिल करने के बजाय आप पूरा उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप नॉन क्लिनिकल में आ जाओ ताकि और डेफिशिएंट हो जाए हमारे डॉक्टर। तो इसके लिए कोई नॉर्म्स आना चाहिए इनके लिए कि मतलब वो ज़्यादा क्लिनिकल साइड में जाए, और जो नॉन क्लिनिकल जो हम लोग पढ़े हैं अभी नॉन मेडिकल सब नहीं एमएससी मेडिकल पढ़े हैं और जो पीएचडी किए हुए हैं, सेम सिलेबस है, एवरीथिंग सेम है, तो फिर हम लोग कैसे इनएलिजिबल हो गए? एक पॉइंट मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, ये नॉन क्लिनिकल क्या होती है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन क्लिनिकल? फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग, मैं एनाटॉमिस्ट हूँ, मैं पूरा एनाटॉमी बुक पढ़ाता हूँ, उसमें मैग्रेगर का भी एक पार्ट आता है, मैं एग्जाम्पल की तरफ से दे रहा हूँ, उसमें तो पूरा क्लिनिकल सब्जेक्ट है। तो अगर मैं एमबीबीएस को वो टीचिंग लेवल का दे रहा हूँ तो व्हाट इज़ द नेसेसिटी टू सेग्रीगेट अस एज ए नॉन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, क्लिनिकल? क्या ज़रूरत है ऐसा करने का? ये एक भी पॉइंट है इसमें, क्योंकि अगर हम लोग इन सिटू लेवल पे वो सब काम करते जो कि सीनियर डॉक्टर नहीं करते, तो हमको भी उतना ओहदा दी जाए एज ए क्लिनिशियन। आप महिला हैं, महिला होने के नाते आप इतनी मेहनत घर बार छोड़ करके, ये है ना, महिलाओं और के लिए ना बहुत इजीली बोल दिया जाता है कि उनके घर में हस्बैंड या पिताजी या कोई भी मेल अवेलेबल है जो उनके लिए कमा रहे हैं। आप सर्वे करके पता करें कितना सिंगल अर्निंग है, ओनली फीमेल है अपने घर में। अब आप बताइए, कहते हैं मोदी जी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी लाने से गरीबी कैसे हटेगी? पहला क्वेश्चन, कैसे हटेगी हमारी गरीबी? हम तो गरीब हो ही गए। जब नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी नहीं रहेगी तो हम कहाँ से करेंगे? अब इस स्टेज पे आप देख एक रहे हो, तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए और जाते सबसे हैं। पहली बात, आज तक के इतिहास में कभी कोई डिग्री एक्सपायरी डेट लेकर के आती है क्या? आज इस डिग्री की वैल्यू खत्म हो गई, आगे से नहीं है। दवाइयों पे एक्सपायरी डेट चाहिए, दुनिया भर की हर चीज पे समझ में आती है, पर डिग्री कब से एक्सपायरी डेट के साथ आती है? जबकि इतने हम नहीं फाड़ दे eligible थे अपनी पढ़ाने डिग्री, के लिए, अभी eligible हम हैं फाड़ हम दे लोग। अपनी डिग्री आज बैठे बैठे घर में। और अब इस लेस क्या में लगता है इतनी मेहनत करी आप लोगों ने और ये मेहनत चीजें आप हमसे और करवाइए ना। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ कमी है, हमें ट्रेनिंग दीजिए, गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स बनाइए कि आप बच्चों को और इस तरीके से अच्छे से पढ़ा सकते हो। ये तो नहीं कहिए ना कि अब आप पढ़ाने के लायक ही नहीं रहे। हमको सुधारो, हम आपकी आगे की जनरेशन को सुधारेंगे। आप कह रहे हो आप घर बैठ जाओ, हम सुधार लेंगे। अब हम कहाँ जाएं? जिस दिन एनएमसी का काला कानून आया उस दिन उन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों का डिग्री आज तक वैलिड है, कल से इनवैलिड हो जाएगा। मतलब आज तक आप एलिजिबल हो मेडिकल कॉलेज में एज अ फैकल्टी बन के पढ़ाने के लिए, लेकिन कल से आपका डिग्री वैलिड नहीं है, इसी कॉलेज में वैलिड रहेगा, दूसरे कॉलेज में आप मूव नहीं कर सकते हो और अप्लाई भी नहीं कर सकते हो। यदि इंस्पेक्शन हुआ कॉलेज में और सीटें बढ़ाई गई तो नए जो रूल्स है उसके हिसाब से इंस्पेक्शन होगा और उसमें आप एलिजिबल नहीं रहोगे, है ना। एक कहाँ का नियम है और कानून है कि आज एलिजिबल हो कल इनएलिजिबल हुआ? ये ऑड एंड इवेंट रूल लागू हो रहा है इनका। हाँ, आप बताइए मैडम, मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजी हूँ फैकल्टी, बीएससी में 4 साल माइक्रोबायोलॉजी मैंने पढ़ा, एमएससी मेडिकल 3 साल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा, 4 3 7 साल और पीएचडी 4 साल, टोटल 11 साल मैंने अपना लगाया है इस डिग्री को पाने के लिए। और आपने एक कानून लाया और बोल दिया भैया नमस्कार, आपकी डिग्री एक्सपायर्ड हो गई है, कल से मत आइएगा आप। हाँ, तो वो 11 साल तो कहाँ गए? वो उसकी भरपाई कौन करेगा? उनकी भरपाई मोदी जी करे, दे दे हमें पूरा 70 साल का पूरा सैलरी दे दे, हम बीआरएस लेके बैठ जाते हैं। या हमसे कुछ हो सकता है? मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम तो, मेरे में क्वालिटी है, किस में क्या क्वालिटी है उससे काम लेने का। आप काम लो ना हमसे, मेरे में जो क्वालिटी है, मेरे को 11 साल जो ट्रेनिंग हुआ है उसका आप आउटपुट लो, हम लोग करने के तैयार हैं। इतने दिन से हम कर भी रहे हैं अच्छे से। क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो भी काला कानून आया है उस दिन का उसको रिवर्स किया जाए और पहले जैसा था 30% और 50% उसको वापस हमारे डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, हमारा रोजी रोटी चलाने के लिए, हमारा लाइवहुड चलाने के लिए आप प्लीज़ कृपया करके हमें वापस कर दीजिए।